हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर जो 1 था वो था आपका रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, हमने इससे पहले इस जो चैप्टर था इसमें क्या क्या कर लिया था, अभी मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, उसके बाद हम ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको इनको संतुलित करना बताया था। संतुलित करने के 2 तरीके बताए थे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा था आपका मैथमेटिकल यानी कि गणितीय सूत्र। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कल की क्लास में जो हुआ था ये था कि आप रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हमने एक एक करके बताए थे। कल आपको 4 प्रकार बता दिए थे, उसमें थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये 4 अभिक्रिया हमने आपको बता दी थी। ठीक है, इनमें क्या क्या अंतर होता है थोड़ा थोड़ा वो भी हमने मतलब इनका स्लाइटली जो डिफरेंस है इनमें वो आपको क्लियर करा दिया था। अब जो आज की क्लास में उनको देखना है वो है आपका नेक्स्ट कि विस्थापन अभिक्रिया ये क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, मान लीजिए एक अभिकारक है, ए नाम का कोई अभिकारक है और ये BC इस नाम के किसी दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, ये अभिक्रिया करने के बाद क्या करता है, ए नाम का जो अभिकारक है ना इसमें से B को तो विस्थापित कर देता है, मतलब B को तो हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर C के साथ बंध बना लेता है। ठीक है, तो ये बंध बना के क्या बना लेता है, देखिए ये बंध बना के बनाता है AC प्लस B। अब देखिए इसमें क्या हुआ, B जो तत्व था उसने ए जो तत्व था उसने BC नाम का जो यौगिक है उसमें से B नाम के तत्व को तो हटा दिया, उसको विस्थापित कर दिया अपनी जगह से हटा करके, और खुद उसकी जगह जाकर C के साथ बंध बना लिए। और जैसे ही C के साथ इसको बंध बनाया तो इसने बना लिया AC प्लस B। ठीक है, B को विस्थापित कर दिया, B अलग हो गया। अब A ने C के साथ कोई बंध बना लिया। अब बंध बनाने का मतलब क्या बेटा, देखिए कोई भी यौगिक है, मान लीजिए सिंपल से एक यौगिक ले लेते हैं जैसे कि आपका NaCl है। अब Na सोडियम और क्लोराइड किस वजह से जुड़े हुए हैं, मतलब आपका एक सोडियम का परमाणु है एक क्लोरीन का परमाणु है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल पास आके एक साथ ना बिल्कुल बहुत टाइट रुके हुए हैं, एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। अब इनके बीच में कोई बल काम कर रहा है या फिर कोई अलग ही तरह का बल है। ठीक है, या फिर इनके बीच में कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये लगा सकते हैं हम कि इनके बीच में कोई आकर्षण बल है जो इनको बिल्कुल एक साथ जोड़े रख रहा है इनको। ठीक है, एक साथ करके जोड़े रख रहा है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा हूँ मैं एक साथ करके जोड़े रखना और जोड़ करके बना लिया इन्होंने सोडियम क्लोराइड, ये जो जोड़ने वाला काम है इसी को बोला जाता है बंध। वैसे लैंग्वेज में नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि हाँ ये एक साथ जुड़े हुए किसी आकर्षण बल के द्वारा, लेकिन जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं तो इसको बोला जाता है बंध, कि भाई एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में एक बंध बन गया है। उस बंध के बनने से दोनों परमाणु एक साथ जुड़ चुके हैं और जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो ये है इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था। अब आ जाते हैं आपके जो विज्ञान के जो सीधे आपको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसे बता दिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये कोई असल में तत्व नहीं है ABC, ये आपको बस समझाने के लिए बताया कि जो समीकरण है वो कुछ इस तरह दिख सकती है। अच्छा, या फिर ये इस तरह भी दिख सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा कि हमेशा पहला एक तत्व होगा BC इस तरह, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए AB कोई तत्व है और C के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के बाद देख लीजिए क्या बन रहा है, अभिक्रिया करने के बाद बन रहा है आपका AC प्लस B। ऐसा भी हो सकता है, क्या बन रहा है आपका AC प्लस B, मतलब कि आपका B जो था ना ये विस्थापित हो गया है। ठीक है, B विस्थापित हो गया और C इसकी जगह आ गया है। ठीक है, अच्छा वह नॉर्मली सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। क्यों, इसका रीजन ये है कि जब आप रासायनिक सूत्र लिखते हो, ठीक है, रासायनिक फॉर्मूला, उसमें सबसे पहले आप कोई भी अगर मान लीजिए यौगिक लिख रहे हो तब सबसे पहले उस यौगिक में अगर किस से धातु और अधातु इन दोनों से मिलकर बना हुआ है तो सबसे पहले धातु लिखोगे आप, उसके बाद अधातु। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए AB कोई यौगिक है और ये C के साथ अभिक्रिया करता है, तो जब इनका अभिक्रिया होने के बाद C एक ही जगह आ जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो भी आप समीकरण देखोगे वहाँ पर ये भी एक धातु रहेगा और ये भी एक धातु रहेगा।
बस इनका निर्भर करता है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब ये अभिक्रियाशील हमें बता देंगे, जैसे कि अब ये अभिक्रिया करने के बाद बना लेगा Cb+A। इस तरह एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, ये जब समझाने के लिए था। अब आ जाते हैं आपके सीधे सीधे कोई उदाहरण को लेके। देखिए, मान लीजिए जिंक है, जिंक अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ। और अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या कर रहा है, जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट में से इसने कॉपर को तो विस्थापित कर दिया, और विस्थापित करने के बाद खुद जिंक ने सल्फेट के साथ बंध बना लिया, और बंध बना के एक यौगिक का निर्माण किया। वो कौन सा यौगिक है? देखिए, वो है आपका जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बच गया? कॉपर। क्यों? कॉपर को तो उसने विस्थापित कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप भौतिक अवस्था को भी ध्यान में दें। जिंक यहाँ पर एक ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट यहाँ पर एक जलीय अवस्था में है। ठीक है, जिंक सल्फेट जो बनेगा वो भी जलीय अवस्था में होगा, और साथ में कॉपर जो बनेगा वो भी आपकी ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, अब ये सिंपल सी है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं कि जिंक ने विस्थापित कर दिया इसको कॉपर को, और कॉपर अलग हो गया और जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको एक नई चीज़ बताते हैं इससे साथ ही। ले लीजिए, आप ले सकते हैं, चलिए जिंक को ले लेते हैं आगे। जिंक प्लस, अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं, मान लीजिए H2SO4। ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है एक्वस, यानी कि जलीय अवस्था में। जिंक होता है आपका वही ठोस अवस्था में। और ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? देखिए, जिंक जो है, जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है और खुद जिंक सल्फेट का निर्माण कर देता है, जैसे कि उसने पहले वाले समीकरण में किया था। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस साथ में बन गया है आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या किया इसने? जिंक ने H2SO4 में से, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन जो थी इसको तो विस्थापित कर दिया, इसलिए तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई और बनेगा जिंक सल्फेट। ये आपको जिंक सल्फेट का जलीय विलयन आपको बना करके दे दिया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा। आपका मान लीजिए आयरन है। ठीक है, आप भी करके भी देख सकते हो। आपका एक लोहे की कील लेनी है। ठीक है, उस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कुछ समय के लिए डुबा करके रखना है। अच्छा, कुछ टाइम बाद आप देखोगे जो कॉपर सल्फेट का विलयन, उसका कलर यानी कि उसका रंग जो थोड़ा नीले कलर का था, अब वो हल्का पड़ने लग गया है। ठीक है, और जो आप इसको कील जो आपने लोहे की ली थी उसको आप निकालोगे तो उसका रंग भी बदल जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप समझ चुके हो। देखिए, मैं बोल रहा हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले तो एक स्टैंड लेना है। स्टैंड को आपने एक जगह फिक्स कर दिया। ये चिन्ह है कि ये फिक्स कर रखा आपने स्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब क्या किया आपने? एक टेस्ट ट्यूब को लिया। ये मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब ली और आपने इसको किसी स्टैंड के साथ, जो इनमें रोकने के लिए होता है, उसके साथ इसको जोड़ करके रख दिया। ठीक है, अब ये जो परख नली है ये बिल्कुल स्थिर हो गई। टेस्ट ट्यूब में जिसको बोल रहा हूँ, ये परख नली बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हो गई बिल्कुल स्थिर परख नली। आपको क्या करना है? आपने इसके अंदर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भर दिया। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब पता है ना, कॉपर सल्फेट जो है उसमें कुछ मात्रा पानी की मिलाई गई है, तो पानी और कॉपर सल्फेट इनका विलयन बन चुका है, उसी को बोला जा रहा है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया? इसके अंदर एक कील को डाल दिया। ये आपकी लोहे की कील है और आपने इसको डाल दिया। ठीक है, और इसको किसी धागे से बांध करके यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, अच्छा, ये एक किसकी कील है? लोहे की। लोहे को दिखाते हैं FP से। ठीक है, ठीक है, ये एक लोहे की कील है और आपने ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले रखा है। ये एक स्टैंड है, ये एक परख नली है। अब आप क्या देखते हो? कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट जो है इसका कलर यानी कि इसका रंग जो होता है वो कुछ नीले कलर का होता है, नीले रंग का। ठीक है,
अब कुछ समय बाद आप क्या देखते हो, जो कॉपर सल्फेट का रंग नीला था ना, वो नीले रंग से कुछ हल्का नीला होने लग गया है। कुछ समय बाद क्या देखते हो आप, विलयन की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ समय बाद क्या होता है, जो विलयन का रंग है ना, रंग वो नीले रंग से कुछ हल्का नीला होने लग जाता है, ठीक है, फीका पड़ने लग जाता है। ये आपको देखने को मिला। अब असल में आपको जानना है कि इसका कारण क्या है। कारण बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर इसकी अभिक्रिया लिखे अपन तो वो कैसे लिखेंगे। असल में जो आप अभिक्रिया लिखते हो ना, सबसे पहले इसी तरह करके देखी जाती है आपकी लैब वगैरह में, ठीक है। देखिए आपने आयरन लिया, आयरन किस में था, आपकी ठोस अवस्था में, यानी कि एस से लिख दिया हमने। इसने किसके साथ अभिक्रिया करी, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ। ये लिख दिया आपने कॉपर सल्फेट और इसका लिख दिया आपने जलीय विलयन। जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो अब ध्यान से सुनिए बेटा, आपका जो आयरन है यानी कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। यानी कि अगर मान लीजिए सल्फेट है कहीं पे, ठीक है, सल्फेट मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, ये सल्फेट है, ये लोहा है और ये कॉपर है। तो अगर कोई पूछे कि भाई इनमें से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, अधिक अभिक्रियाशील होने से मीन जल्दी से इन दोनों में से सबसे जल्दी या सबसे तीव्र कौन इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो वो रहेगा लोहा, ठीक है। असल में ना इनकी एक श्रृंखला होती है कि कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, फिर कौन ज़्यादा कम, कौन कम, इस तरह से, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। क्या है कि आयरन यानी कि जो लोहा है, लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर इसके मुकाबले बहुत कम क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील था तो इसने इसके पास गया, सल्फेट के पास, और अभिक्रिया करने के बाद किसका निर्माण कर लिया, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, हालांकि सीधा लिखना चाहिए था, नीचे लिख जाऊँ, और इसने निर्माण कर दिया फेरस सल्फेट के जलीय विलयन का। और साथ में क्या दे दिया आपको, कॉपर मिलेगा आपको ठोस अवस्था, ठीक है। कॉपर एक धातु है और धातु सामान्य रूम यानी कि कमरे के तापमान पर एक धातु होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में होता है। ये जलीय विलयन था और ये जलीय विलयन मिल गया अपन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या, अब थोड़ा इससे नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि विस्थापन तो हो रहा है द्वि यानी कि 2 बार, यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 बार विस्थापन हो आयनों का, ठीक है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखा जाए और एक मैं अगर इनको थोड़ा सा आपको आइडिया दूँ कि किस तरह से आपकी जो समीकरण है वो दिखेगी, वो ऐसा है कि मान लीजिए कोई ए और बी नाम से कोई यौगिक है, ये सी और डी किसी दूसरी यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होगा, इसमें 2 बार विस्थापन होगा आयनों के मध्य, ठीक है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, ए जैसे मान लीजिए ए तो सी को विस्थापित कर देगा और सी इसकी जगह आकर बी के साथ बंध बना लेगा, ठीक है। तो इसने एक बार इसको विस्थापित किया, फिर इसने इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है, इस तरह बोला जाता है इसको। और अब देखिए यौगिक क्या बनेगा अभिक्रिया के बाद, ये बन जाएगा कुछ AD + CB, इस तरह एक यौगिक बन गया। क्या हुआ, ए ने सी को विस्थापित किया, आदान हुआ, यहाँ पे प्रदान हुआ। आदान प्रदान का ये तो मतलब होता है कि आदान प्रदान मतलब मैंने अगर सामने वाले को कुछ दिया तो सामने वाला भी मुझे कुछ देगा, ठीक है, वही तो आदान प्रदान होता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर आयनों के मध्य, आयन जो भी हैं आपके, क्या हो रहा है, ए ने सी को विस्थापित कर रहा है, एक बार विस्थापन हो गया, सी ने फिर ए को स्थापित कर दिया, मतलब 2 बार, ठीक है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के मध्य ही आयनों का आदान प्रदान होता है या फिर विस्थापन होता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब जल्दी से इसके उदाहरण देख लेते हैं जिससे कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, उससे पहले बेटा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आयन पता है क्या होते हैं, हालांकि 9वीं क्लास में सारी चीज़ आ चुकी है, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ जल्दी से। आयन होते हैं, मान लीजिए कोई भी धातु है, जब अधातु कुछ भी है, धातु अधातु धातु कुछ भी है, मान लीजिए एक धातु है सोडियम क्या आपको पता है, सोडियम के बाहरी कक्षक में मैं इसका अगर मैं संरचना बनाऊं तो ये बीच में मैंने बनाया नाभिक, परमाणु संरचना बना रहा हूं मैं सोडियम के, 1 2 3,
ठीक है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखें तो क्या होगा, सोडियम 11 नंबर पर आता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 8 1, है ना। इसको कैसे भरोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वाले कक्षा में, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर। तो सोडियम की क्या प्रवृत्ति रहेगी, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा, ठीक है, जिससे कि उसका अष्टक वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जैसे ही त्याग करेगा तो इसके ऊपर एक धनायन आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उतने ही उसके ऊपर धनायन आ जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 1 धनायन। 2 इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए त्याग करता तो यहाँ पे लिख देते +2, यानी कि 2 धनायन, सही है। तो अब ये जो सोडियम है जो कि धातु था, जैसे ये धनायन बना, अब इसको धातु ना बोल के हम इसको आयन बोलेंगे, आयन। ऐसे ही कहानी क्लोरीन की है। क्लोरीन के बिल्कुल अंतिम वाले कक्षा में उसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसको कहीं से मिल जाए तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या है, क्लोरीन की क्या प्रवृत्ति होती है, वो कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, ग्रहण कर लेती है, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर -1 ऋणायन आ जाता है, ठीक है। तो अब इस क्लोरीन को अधातु ना बोलकर आप बोलोगे एक आयन, ठीक है। तो यही है आयन वगैरह, जैसे ये धनायन है, ये ऋणायन है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आयन और धातु, इनमें थोड़ा सा अंतर आपको पता होना चाहिए कि क्या आप पढ़ रहे हैं, उनका क्या मतलब है। अच्छा, अब मैं बना देता हूँ एक चीज़ कि धातु जो है विभिन्न प्रकार के, आपको पता है धातु है, उन धातुओं की क्रियाशीलता किस तरह होती है, मतलब कौन धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, और कौन बिल्कुल बहुत कम क्रियाशील है। वो एक श्रृंखला है, मैं चाहता हूँ आप उनको देख ले, आप समझ ले उसको, उसका मतलब, क्योंकि हमको यहाँ पर काम आ सकती है और आएगी भी। देखिए उस श्रृंखला को मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, एयू ओरम इसको बोला जाता है, गोल्ड, ठीक है। अच्छा, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील, जैसे जैसे आप इस श्रृंखला में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो धातुओं की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो। तो मतलब सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ, वो सबसे ऊपर वाला, और सबसे कम क्रियाशील कौन हुआ, सबसे नीचे वाला। हालांकि इससे भी नीचे की श्रृंखला है, प्लेटिनम वगैरह काफ़ी आपके वो आते हैं, लेकिन हमको खाली इन्हीं की जरूरत है, ठीक है। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशीलता की मैं बात करूँ तो सबसे अधिक क्रियाशील है आपके सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम। फिर क्रियाशील है कैल्शियम, और अगर मैं बोलूँ कि कुछ तत्व ऐसे जो ना ज़्यादा क्रियाशील है ना कम क्रियाशील है, मध्यम क्रियाशील है, वो है आपके मैग्नीशियम से लेके आयरन तक, ठीक है। ये आपके कैसे हैं, मध्यम क्रियाशील, ये आपके हैं बहुत तीव्र या फिर अधिक क्रियाशील, और ये जैसे आप इसके नीचे जाते हो तो क्रियाशीलता बहुत कम होने लगती है, और सबसे कम आ जाती है आपकी गोल्ड यानी कि सोना, इसकी क्रियाशीलता। अच्छा, अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और अब आप देखिए कि इस समीकरणों में क्या होता है, ठीक है। हम द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण ले रहे हैं। देखिए, ले लीजिए आप सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए, किसके साथ कराएंगे, सोडियम सल्फेट, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी चाहिए आप बताइए, बेरियम क्लोराइड, इसके साथ करा देते हैं। अब देखिए अभिक्रिया होने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। अभिक्रिया होने के बाद किस यौगिक का निर्माण हो रहा है, देखिए एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और फिर बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, इन यौगिकों का निर्माण हो गया है। अच्छा, अब इसमें देखो कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, धातुओं की मैं बात कर रहा हूँ। एक धातु इसमें यह है सोडियम, एक है इसमें बेरियम। हालांकि बेरियम श्रृंखला में नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ आपको, सोडियम क्योंकि बहुत ऊपर है तो ये अधिक क्रियाशील है, बेरियम नीचे आता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, उस श्रृंखला में सारी जो तत्व उनको लिखना तो फिर वो नहीं, काफ़ी सारे धातु है, ठीक है। तो सोडियम क्योंकि सबसे ऊपर है, इसके आसपास बेरियम नहीं लिखा है, बेरियम बहुत नीचे आता है, ठीक है। तो बेरियम की क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है।
तो आपको पता है सोडियम अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो ये सोडियम अधिक क्रियाशील होने के कारण इसने बैरियम को यहाँ से विस्थापित कर दिया और फिर बैरियम जैसे ही यहाँ से मुक्त हो गया, मुक्त होने के बाद इसने सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर ली। ठीक है, सोडियम जो था Na+, उसने तो Cl- के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब जैसे ही बैरियम ये मुक्त हुआ तो ये बैरियम एक आयन था। ठीक है, आयन जैसे ही मुक्त हुआ तो ये बनाया बैरियम और ये इसने किसके साथ अभिक्रिया की? सल्फेट के साथ। सल्फेट क्या है? SO4-2। इन्होंने इस तरह अभिक्रिया कर ली। ठीक है, तो इन दोनों का आदान प्रदान हो गया आयनों का, ये इधर गया, ये इधर गया, आदान प्रदान, एक चीज जा रही है तो दूसरी चीज आ भी रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से निर्माण होकर इन यौगिकों को होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं और फिर इस चीज को खत्म करते हैं। देखिए, एक और ले लीजिए, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? चलिए मैं यहां लिख देता हूं, वहां पे और लिख देंगे। ये अभिक्रिया कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम आयोडाइड इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या बना रहा है ये? पोटेशियम लेड को विस्थापित कर देगा और लेड आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, आदान प्रदान हो जाएगा दोनों का। और फिर देखिए अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, बताइए थोड़ा। ये बनेगा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट प्लस, और फिर लेड ने अभिक्रिया की आयोडीन के साथ, ये बनाएगा लेड आयोडाइड। ठीक है, आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि ये सूत्र किस तरह लिखे जा रहे हैं। जैसे कि PbI2 क्यों लिखा गया, PbI3 या PbI4 ये क्यों नहीं लिखा गया। ठीक है, ये सारा जो सूत्र लिखने का, रासायनिक सूत्र लिखने का जो फॉर्मूला है वो सीधा सीधा निर्भर करता है इन तत्वों की संयोजकता कितनी है। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी या फिर जितना उनकी संयोजकता होगी उसी के अनुसार उनका सूत्र बन जाता है। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसका बताना चाहता हूँ, KNO3 इसके साथ लिखता +1, इसके साथ लिखता -1। ठीक है, और ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं, अच्छा चल ठीक है, जैसे इन्होंने अभिक्रिया की तो क्या बन जाएगा K। आपको पता है संयोजकता जब समान होती है दोनों कट जाते हैं, तो इसने बना लिया KNO3। और आपको पता है लेड और आयोडीन इन दोनों की संयोजकता क्या होती है? लेड की होती है +2 और आयोडीन की होती है -1। तो जैसे इन दोनों ने अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद लेड तो हो गया एक के साथ गुणा हुआ, आयोडीन हो गया 2, तो इस तरह लिखा गया PbI2। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये सारी चीज़ पता रहे, इससे पहले आपको संयोजकता जो है वो तत्वों की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें हमारी मदद की आपकी जो धातुओं की क्रियाशीलता है उस श्रेणी ने। ये कि हालांकि ये जो ये श्रृंखला है, ये श्रृंखला आपकी तीसरा चैप्टर जो है उसमें आई गई है, लेकिन यहाँ पर भी हमको काम आ रही है तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं ना, जैसे आप देखिए पोटेशियम ने लेड को विस्थापित कर दिया। पोटेशियम सबसे ऊपर यानी कि बहुत अधिक क्रियाशील है, लेड बेचारा इधर नीचे, तो ये बहुत कम क्रियाशील है। तो क्या किया पोटेशियम ने, जो लेड है इसको तो हटा दिया और खुद उसकी जगह जाकर अभिक्रिया कर ली। ठीक है, तो ये है बेटा आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इसमें किसी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट या बच्चे को किसी को दिक्कत है तो वो बता सकता है, व्हाट्सएप पर आप है। ठीक है, तो ठीक है, तब तक मजे करिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।